नमस्कार नमस्कार मेरे शेरों, कैसे हैं आप सब। सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे भाइयों। तो फटाफट से सभी मेरे दोस्त उपस्थित हो जाएंगे। कैसे हैं मुकेश तिवारी जी, अथर्व, अनुपमा, नवीन, शिवम, चिंकू, विशाल, आशुतोष, सभी भाइयों को नमस्कार। ठीक, पवन जी, सुनील, ब्रिजेश, ठीक है। उम्मीद है कि सभी भाई लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। राधे राधे भाई, राधे राधे कुलदीप भाई, राधा जी, अमन, अंशु, रीता, सोनम, ठीक है। चलिए बच्चे, कल हमने जो बात की थी लास्ट, आपको पता है कि हमारी बातें हुई थी मूक पर। हमने रोटेशनल मोशन और साथ में सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक छोटा सा प्रैक्टिस लगाया था और कहा था कि कल हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। तो बच्चे, टॉपिक रहने वाला है आपका ग्रेविटेशन। फटाफट से जल्दी से सभी भाई लोग उपस्थित हो जाएं और मैं शुरुआत करता हूँ। बातें कम करनी है, पढ़ना ज़्यादा है मेरे बच्चे, ठीक है। अपनी आँख उंगलियों को थोड़ा तसल्ली देना, उन्हें रोकना, कमेंट पर कम ध्यान दे करके पेन और कॉपी, ये आपके सफलता के मार्ग हैं, याद रखें। ठीक है। जय माता दी मेरे शेरों, जय माता दी। आइए मेरे बच्चे, बात आती है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन क्या है मेरे बच्चे? ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ये गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है मेरे दोस्त? कभी सोचे हो इसके बारे में? इसके बारे में जो सबसे पहले सोचा, उस व्यक्ति का नाम था मेरे शेर न्यूटन। सबसे पहले उसी ने इसके बारे में सोचा था। सर फिजिक्स से कितना आएगा? सभी से लगभग बराबर आएगा, लेकिन बायो से सबसे ज़्यादा आएगा। बायो से सबसे ज़्यादा आएगा, याद रखना। ठीक है। फिजिक्स और बायो, इनका वेटेज ज़्यादा, केमिस्ट्री का इनसे कम रहता है। ठीक, ओके। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। चलिए, तो मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो थोड़ा सा इसे समझते हैं, देखते हैं मेरे शेर। ठीक है, देखते हैं। चलिए, ग्रेविटेशन की अगर बात करें बच्चे, जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है मेरे बच्चे, ये आपका है अर्थ। ठीक। अब इस अर्थ के चारों ओर अगर कोई भी वस्तु है, इस अर्थ के चारों ओर अगर मेरे शेर कोई भी वस्तु है, तो आप ये मान के चलो, ये मान के चलो कि उस वस्तु पर एक फोर्स लगेगा। ये अर्थ है आपकी, ये पृथ्वी है, और इस अर्थ के चारों ओर, इस अर्थ के चारों ओर किसी न किसी रेंज तक, किसी न किसी रेंज तक, कुछ ना कुछ दूरी तक इसका अपना क्षेत्र होगा। जैसे आप देखते हो ना कि आपकी गली के आसपास छोटे मोटे स्ट्रीट डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग, तो उन्होंने अपना क्षेत्र बांटा होता है, क्षेत्र। ठीक, कोई स्ट्रीट डॉग अगर दूसरे के यहाँ जाता है, तो दूसरा वाला उस पर अटैक कर देता है, दूसरा वाला उस पर अटैक कर देता है मेरे बच्चे। इसका मतलब है कि हर एक वस्तु का अपना खुद का क्षेत्र है, जिसमें उसका अपना दबदबा होता है। जैसे आपका दबदबा आपके घर में होगा, किसी का दबदबा पूरे के पूरे एरिया में होता है। जैसे योगी जी का दबदबा उत्तर प्रदेश में है, मोदी जी का दबदबा पूरे भारत में है। ठीक। तो मेरे बच्चे, कुल मिलाकर के ग्रेविटेशन है क्या? तो अगर यहाँ पर कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, तो मेरे बच्चे इन वस्तुओं को ऐसा लगेगा, इन वस्तुओं को ऐसा लगेगा कि हमें कोई खींच रहा है, हमें कोई खींच रहा है। ठीक, हमें कोई क्या कर रहा है? खींच रहा है। ठीक, यानी पृथ्वी इन वस्तुओं पर अपनी ओर क्या लगाती है? एक आकर्षण बल लगाती है। क्या लगाती है? आकर्षण बल लगाती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आप कहेंगे सर गुरुत्व का मतलब पृथ्वी हुई, मैं कहूंगा जी बिल्कुल। गुरुत्व प्लस आकर्षण, यानी कि अपने गुरुत्व, अपने केंद्र की ओर आकर्षण बल लगाती है, इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। द फोर्स, द फोर्स, द फोर्स which is which is applied by, which is applied by earth, earth on an object,
ऑन एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बातें क्लियर, हिंदी में भी लिखे दूंगा, घबराना मत। पृथ्वी द्वारा ऐसा बल, ऐसा बल जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लगाया जाता है, लगाया जाता है तथा इसकी दिशा और इसकी दिशा और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर, केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है। किस ओर होती है मेरे बच्चे? केंद्र की ओर होती है। ठीक, अब इसके बारे में पहली बार बताया किसने? इसके बारे में पहली बार बताया किसने? मुझे अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कोर्स लिए, अभी मेरी सब क्लासेस नहीं हो पाई हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है समीर भाई? दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे नए आए हों, मैं हमेशा कहता हूं कि पिछली क्लासेस को कंप्लीट जरूर कर लें, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो पहले करा दिए गए हैं, उन्हें मैं यहाँ सीधे अप्लाई कर देता हूँ, फिर आपको हो सकता है ये दिक्कत आए कि सर ये कैसे हुआ, है ना, इस वजह से, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैंने कहा इसके बारे में बताया किसने मेरे बच्चे? ये ग्रेविटेशन का नियम दिया किसने था? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात आएगी सबसे पहले। इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार न्यूटन ने बताया था। पहली बार किसने बताया था मेरे बच्चे? पहली बार याद रखिएगा, न्यूटन नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। कहा जाता है कि सेब को लेकर के उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था। किसने? न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया, उनके ऊपर क्या गिरा था? सेब गिरा था। उस सेब को लेकर के ही उन्होंने एक नियम दे दिया कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और इस बल की वैल्यू भी उन्होंने बताई थी। कैसी बताई थी? कैसी बताई थी तो बच्चे बात करेंगे। हाँ, हर एक बच्चे से, जो भी बच्चा नया हो, मैं एक बार कह रहा हूं, जो भी बच्चा नया हो कृपया करके पहले की क्लासेस को देखते हुए ही आगे आए, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है मेरे बच्चे। ठीक है, कुछ टर्म हम जो पहले क्लियर कर चुके हैं उन्हें सीधे अप्लाई कर देते हैं। क्लियर? सर जी 10+2 वाली ऑल पोस्ट की है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बाबू जी, दोनों के लिए काम करेगा ये बैच, और प्री मेंस दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है मेरे भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम इसे कहते हैं, याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है मेरे दोस्त? जी सर। गुरुत्वाकर्षण का नियम पहली बात तो दिया किसने था? तो इधर लिख देते हैं, गिवन बाय। किसने दिया था? तो उन्होंने ही दिया जिन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में पहली बार बताया। नाम है मेरे बच्चे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन इनको बोलते हैं, सर आइजैक न्यूटन। और बच्चे इन्होंने ये नियम दिया था अपनी एक किताब में, अपनी एक किताब में। उस किताब का जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया है, पहले भी किया है। ठीक है, जब आपको मैंने लॉ ऑफ मोशन पढ़ाए थे, ठीक है, वहां भी उस किताब का जिक्र था। अंशु भैया, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ तो नहीं चल सकती हैं, आपके पास तो समय ही समय है। अभी जो रेलवे के एग्जाम है दिसंबर में, वो तो टेक्नीशियन आरआरबी एएलपी वालों के हैं। आपका पेपर, आपके तो अभी फॉर्म ही चल रहे हैं, आपके फॉर्म चल रहे हैं, आपका पेपर तो होगा मार्च में जाके, आपके पास तो समय ही समय।
तो बेटा ठीक तरीके से तैयारी कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों एक साथ दे दी गई तो आपकी खोपड़िया में ऐसा लगेगा जैसे सर सब कुछ मिक्सर जूसर ग्राइंडर हो गया है। जूसर मिक्सर ग्राइंडर सर, अब कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। तो चीजें एक एक करके ही तो चलेंगी तसल्ली से, एक साथ सारी चीजें तो नहीं हो सकती है मेरे बाबू। इससे अच्छा है कि आप लोग बड़े तसल्ली से बड़े प्यार से पढ़ लें। सारे के सारे लोग बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए। तो मैंने कहा न्यूटन ने एक किताब लिखी थी जिसमें ये नियम दिया था मेरे बच्चे, उस किताब का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम होता है मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया किताब कब लिखी गई थी? मैथमेटिसिया मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया ये किताब लिखी थी भैया न्यूटन भैया ने, और कब लिखी थी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किताब कब आई थी। तो बाबू मेरे 1687 1687 में ये किताब आई थी, 1687 में। अब न्यूटन भाई ने ये नियम क्या दिया है, तो पहले मैं आपको न्यूटन का नियम का कुछ समझाता हूं। अपने हाथों को देखो, मैं साफ कहता देता हूं, आज साफ एक बात कह देता हूं कि मेरे बच्चे सिलेक्शन वो लेता है जो अपने मोबाइल को ऐसे करने की जगह उसे साइड में रख के पेन और कॉपी चलाता होता है, पेन और कॉपी का उपयोग करता है। जो बच्चे बार बार कमेंट करते हैं हमें भी अंदाजा लग जाता है कि ये पढ़ने कम आए हैं, ये बतियाने ज्यादा आए हैं। ठीक, क्योंकि ये पेन और कॉपी से ज्यादा उस कीबोर्ड का उपयोग कर रहे हैं और जीवन भर उस कीबोर्ड पे ही उंगलियां चलाते रह जाएंगे, समय आगे निकल जाएगा। तो मेरे बालक, क्लास स्टार्ट होने पे आपने जय श्री राम 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 सब कुछ कर ली, ठीक है। अब केवल और केवल पढ़ाई कर लीजिए, केवल पढ़ाई। पेन को हाथ में लीजिए, कॉपी पर उसे चलाइए, चीजों को समझते चलिए, एक बार में सेट हो जाएगा, एक बार में। ठीक, आपके दिमाग में एक बार में चीजें इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि आपका दिमाग ही वहां है, टाइप करना है, टाइप करना है। चलिए आइए, तो मेरे बालक आइएगा। ये आपका दो वस्तु मैंने बनाई, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, ठीक है। चलिए सर, इनमें कुछ ना कुछ कलर भर देते हैं, अच्छा सा लगे। एक ये भर दिया, एक इधर भर देते हैं, यही ले लेते हैं। ये दो कलर भर दिए, ठीक। एक वस्तु का मास मैंने लिखा मेरे बच्चे, इस वस्तु का मास है m1, इस वस्तु का मास मैंने ले लिया m1, इस वस्तु का मास है m2। ये दो वस्तु हैं अलग अलग, ठीक। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे? इनके बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी देखिए, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये मैंने मान ली मेरे बच्चे कितनी है? ये मैंने मान ली कि इनके बीच की दूरी है r। क्या है? r इनके बीच की दूरी है। अब मान लीजिए इन दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। मान लीजिए इन दोनों वस्तुओं के बीच में क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण, यानी कि एक आकर्षण बल लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे मैंने F मान लिया, जिसे मैंने क्या मान लिया? F। अब न्यूटन ने इस डायग्राम को लेकर के नियम कैसे दिए देखिएगा, ठीक। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा ओबीसी वालों के लिए? बेटा सेंट्रल का लगेगा, सेंट्रल की वैकेंसी देख रहे हो तो, ठीक है, सेंट्रल का लगेगा। जी बाबू जी, प्रतीक जी, दोनों के लिए यही बैच है मेरे बच्चे, दोनों के लिए सिलेबस दोनों का सेम है, ठीक, सिलेबस दोनों का सेम है। चलिए, तो चलते हैं, न्यूटन ने क्या बात कही देखिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सबसे पहला पॉइंट,
पहला पॉइंट क्या कहता है मेरे बच्चे, तो देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू दी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन of their masses, their masses। मतलब क्या है मेरे बच्चे, हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के, उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के, उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, बात एक ही है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती या मेरे बच्चे समानुपाती, समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। क्या होता है मेरे शेर, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, ठीक है, ओके। अरे अनुपमा जी पढ़ लियो भैया, फॉर्म को कर दियो अप्लाई, 13 तारीख उसकी लास्ट डेट है, ठीक, ग्रेजुएशन वाले की, इंटर वाले की तो अभी चलेगी, काहे परेशान हो, इस टाइपिंग से अच्छा पढ़ लोगे ना, समय से फॉर्म भर लोगे तो जीवन में कुछ कर लोगे, नहीं तो बेटा समय निकल गया फिर रोते रहना, क्योंकि वैकेंसियों का पता नहीं रहता कब ये गिरती है कब नहीं रहती, सरकार इन्हें अपने हिसाब से यूज करती है, तो पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। टाइपिंग से, टाइपिंग ही करनी है जीवन भर, तो फिर कहीं भी टाइपिंग का अपना साइबर कैफे की जुगान देखिए, किसी से भी कहिए मेरे को टाइपिंग वाला कंटेंट देते रहिए, मैं टाइपिंग करना पसंद करती हूँ, पढ़ने से अच्छा मुझे टाइपिंग करना लगता है। हाँ दोनों भर सकते हो भैया, दोनों, जो ग्रेजुएशन है वो दोनों भर सकते हैं, जो केवल 12th है वो 12th वाला भर सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती। मैं लाइन बाय लाइन चीजों को आपको बताते जा रहा हूं। देखो न्यूटन ने कहा, किसकी बात कह रहा है न्यूटन, सर ग्रेविटेशन फोर्स की बात कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कह रहा है। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस, यानी कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरी का द्रव्यमान m2 है, इनका गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, गुणनफल का मतलब तो यही तो हुआ m1 इंटू m2, जी सर यही हुआ, और गुणनफल के क्या है, समानुपाती, प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती का साइन हो गया। कौन है सर, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी F प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया सर, m1 m2, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये पहली लाइन का मतलब है, उम्मीद है आपको ये लाइन समझ में आई होगी। दूसरा एक और चीज है, ये पहला पॉइंट था, एक और देखो अगली स्लाइड पर, सेकंड पॉइंट मेरे बच्चे, पीडीएफ आपको पहुंच जाएगा, बस देखते समझते चलें बड़े प्यार से। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, inversely proportional to the square of the distance, square of the distance between the objects, between the objects, हिंदी में भी लिखे देंगे, नो टेंशन। गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं के बीच की दूरी के, उन वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती,
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाइन को ठीक से पढ़ना, एकदम से वही चीज छपी छपाई है। ठीक, पहली कंडीशन में था कि उनके मासेस के मल्टीप्लिकेशन में समानुपाती होता है। क्लियर? दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि उनके बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी कितनी थी मेरे बच्चे? बीच की दूरी थी सर आर। बीच की दूरी कितनी है? आर। ठीक, तो इस दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग का मतलब है दूरी का, डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है 1 अपॉन लगा करके। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? सर ग्रेविटेशन फोर्स, यही लिखा है, पढ़ लीजिए। पहली कंडीशन थी मासेस के मल्टीप्लिकेशन, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दिखाया था F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इस बार लिखा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मिला करके लिख रहा हूं। बेटा पहली कंडीशन कह रही थी F प्रोपोर्शनल है m1 m2। ठीक, आपने देखा कि F प्रोपोर्शनल है m1 m2, और आपने देखा कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ठीक है, मैं इनको मिलाकर के लिख रहा हूं, मैंने इनको मिलाकर के ऐसे लिख दिया कि F प्रोपोर्शनल m1 m2। जी सर बिल्कुल है, पहले भी तो यही था। जी सर, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए आर स्क्वायर के अपॉन आर स्क्वायर। बताओ, दोनों में एक ही का काम हो गया, दोनों को मिला करके एक लग दिया। आर स्क्वायर के इनवर्सली है? जी सर बिल्कुल है। m1 m2 के डायरेक्टली है? जी सर बिल्कुल है। देख, एकदम से बढ़िया है। चलिए, अब बच्चे ये बात हो गई। अब आप अगर थोड़ी सी भी पढ़े हो फिजिक्स वगैरह या मैथ वगैरह, तो ये जो समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन है, ये चिन्ह जब अटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो इस चिन्ह को मैं हटा रहा हूं, इस साइन को मैंने हटाया और इज इक्वल टू लगाया, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला बनता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों के दिमाग में क्लियर रही है यहां तक की, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सब चीज आप जानते हो। F फोर्स है, m1 m2 मास थे, R क्या है? R बीच की दूरी है, G क्या है? तो G है भैया यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको बोला जाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसको बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बात क्लियर? क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब किसी वर्ड के साथ, जब किसी वर्ड के साथ क्या लगा हो? यूनिवर्सल लगा हो, तो समझ जाना बेटा यूनिवर्स में उसका वैल्यू एक जैसा होगा। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरे ब्रह्मांड में एक कांस्टेंट है। यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर चाहे पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू क्या होगी? एक होगी। और इसकी वैल्यू होती कितनी है? तो याद कर लेना मेरे लाल, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट लिख रहा हूं मैं बगल से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ओके, क्लियर? तो मेरे भाई बाकी चीजें आप जानते हो। F गुरुत्वाकर्षण बल हुआ, m1 एक वस्तु का द्रव्यमान, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, r उनके बीच की दूरी है, g एक कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में फिक्स है, पूरे ब्रह्मांड में फिक्स है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
चलें। अरे वो स्मॉल जी होता है यार, वो गुरुत्वीय त्वरण होता है मेरे भाई। आप उत्तम अग्निहोत्री हो, कोई उत्तम अग्रवाल भी होगा, दोनों एक थोड़ी हो जाओगे। दोनों एक हो जाओगे क्या? उत्तम उत्तम होने से एक हो गए? भैया ये कैपिटल जी है, वो स्मॉल जी होता था, गुरुत्वीय त्वरण कहते थे उसको। ठीक। चलिए, तो भाई ये कैपिटल जी की भी वैल्यू आपको बताई। अब बात करते हैं, अगर इस पे मैं क्वेश्चन बनाऊं, तो क्वेश्चन देखो एग्जामिनर रेशियो वाले बना देता है कभी कभी। कैसे बना देता है क्वेश्चन? एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में पहली बात तो क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछता है। आइए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, पहले इसे देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, इसी पर वो क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी आप जानते हो, ठीक है, अभी अभी बताया। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, क्या संबंध होता है बच्चे? तो बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल इजी सा। क्या संबंध है देखिए, याद कर लेना इसे तुरंत की तुरंत। स्मॉल जी बराबर होता है मेरे बच्चे, याद रखें, स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। खत्म हो गया संबंध, खत्म हो गया। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। आप कहेंगे सर जी और जी, ये स्मॉल जी क्या है? तो स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी अभी बताया था आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यह है गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू होती है अर्थ के सरफेस पर 9.8, जो आप कह रहे थे। ठीक। ओके। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन इसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन इसको बोला जाता है, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन इसको बोला जाता है। ठीक। कैपिटल जी आपको पता है एम क्या है? एम क्या है मेरे बच्चे? तो एम है मास ऑफ अर्थ, या मास ऑफ प्लेनेट लिखिए, मास ऑफ प्लेनेट, जहां पर भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका मास, ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान इसको बोलते हैं। और एक होता है बच्चे यहां पर आर, आर क्या है? रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या। ठीक है मेरे भाई, ग्रह की त्रिज्या इसे बोला जाता है, ग्रह की त्रिज्या इसे बोला जाता है। अब बालक आप कहेंगे कि क्वेश्चन सर कैसे आता है? एक भाई परेशान है, हिंदी में भी लिख दो। राधा सैनी जी, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मैं उर्दू में तो लिखता नहीं हूँ, फारसी मुझे आती नहीं है, और बाकी हिंदी और टूटी फूटी अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा का ज्ञाता मैं हूँ नहीं। और शायद से मैंने ये चीज़ें हिंदी इंग्लिश में ही लिखी हुई हैं। और अगर आप ये चाह रहे हो इसको हिंदी में लिखूं, तो भैया कैसे लिखूं हिंदी में? राधा जी ऐसे लिखूं क्या? जी, ये साइन है बराबर, जी बराबर एम, जी बराबर जी, जी बराबर जी एम अपॉन आर का वर्ग, आर का वर्ग, ऐसे लिखना होगा राधा जी, क्योंकि यही चीज बची थी अंग्रेजी में, यही चीज अंग्रेजी में बची थी। अब इसे ऐसे लिखना है क्या? ठीक है। तो इस तरीके की फालतू की बकवास ना करें भैया। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ने पे ध्यान दे लोगे, जीवन बनेगा, माता पिता के सपने पूरे कर पाओगे, अपनी खुद के सपने पूरे कर पाओगे। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा काम यहाँ से सजेशन देने का है, और अगर जो सजेशन मान जाएगा जीवन में बहुत आगे जाएगा। आप लोग जब से ये ऑनलाइन क्लास आई हैं बच्चे, तो एक नुकसान जरूर हुआ है, डिसिप्लिन खत्म हुआ है। सत्यता बता रहा हूँ, सत्यता। ऑफलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन पैदा करती थी, वो पेन ही चलाता था कॉपी पर और कुछ नहीं चलाता था। लेकिन इस ऑनलाइन क्लासों में आप अपनी उंगलियां ज्यादा चलाते हो, इसलिए आपको सिलेक्शन से दूरी पैदा हो रही है।
ठीक है, पढ़ाई वही है जो ऑफलाइन में होती है, वही ऑनलाइन में है। वही टीचर जो कभी ऑफलाइन पढ़ाते थे वही ऑनलाइन में है। लेकिन मेरे बालक, दिक्कत सारी आई है स्टूडेंट के डिसिप्लिन की। और जो अपने अंदर खुद से आग जला के बैठा है कि मुझे नौकरी चाहिए, मैं तो अब इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, वो ऑनलाइन में भी वही चलाता है, पेन पेपर प्रैक्टिस, पेन पेपर प्रैक्टिस। तो जो अपनी उंगलियां कमेंटों से ज्यादा, जितने भी ये राइट और सही बातें बोल रहे हैं ना, ये सब भी बेकार हैं, ये सब भी बेकार हैं। ठीक है, बोलू भाई क्वेश्चन मैं कराता हूँ, हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती है, उसमें न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो आप मुझे सलाह ना ही दें, अच्छा है कि हम जो बच्चे पुराने हैं, जो बच्चे बैच में पुरानी क्लास, आप अगर नए आए हो तो पुरानी क्लास देख करके आओ। हर एक टॉपिक के बाद में प्रैक्टिस हो रखी है, जिसमें जितनी नीड होती है उतनी प्रैक्टिस मिलती है, उसमें क्वेश्चन कराए जाते हैं, फैक्ट भी विद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी है। और इस पर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का आता है कि मेरे भाई आपसे पूछता है कि किसी ग्रह पर स्मॉल जी का मान क्या होगा। क्योंकि स्मॉल जी का ही पूछेगा, कैपिटल जी का तो पूरे ब्रह्मांड में फिक्स है, पूरे यूनिवर्स में फिक्स है। ठीक, तो वो स्मॉल जी का पूछता है, किसी ग्रह पर स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा यदि वहां का मास उस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 2 गुना हो, त्रिज्या पृथ्वी की 3 गुनी हो, या मास आधा हो, त्रिज्या 1/3 हो। इस तरह से क्वेश्चन आता है, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं नीलकांत कुमार, मेरा क्वेश्चन का आंसर दादो, का क्वेश्चन है आपका भैया, इसका आंसर दादो। ठीक, ओके। गोपाल जी कह रहे हैं सर कमेंट दिखाई नहीं दे रहे, मैं इनको ऑफ ही करा दूंगा किसी दिन, गुस्सा गुस्सा आई तो। ठीक है, विश्वास जी पढ़ाई किया कीजिए, कमेंटों से दूर रहिए। ठीक, ओके। पर बात यह है कि सर एग्जाम दिसंबर में है बेटा, इस हमारी हेडेक नहीं है। हम रेलवे वाला बैच कब का कंप्लीट करा चुके हैं अपना, कब का। ये जो बैच है एनटीपीसी का है, ठीक है, एनटीपीसी का। और इसकी एग्जाम डेट दूर दूर तक अभी तक नहीं दिखाई देगी, क्यों? क्योंकि इसके तो फॉर्म ही चल रहे हैं, मार्च से पहले एग्जाम की बात ही नहीं है। तो इसमें हमारी कोई वो नहीं है कि आपका एग्जाम दिसंबर में, चाहे टेक्नीशियन का हो चाहे एएलपी का हो। ये बैच एनटीपीसी का है, ये एनटीपीसी के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, एनटीपीसी के हिसाब से। यूपीएससी प्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप ही पढ़ाइए प्लीज, सुमित तिवारी जी जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। कुमार सर खुद छांट करके बंदा उतारते हैं, और कुमार सर की परख भैया आप लोग अच्छे से जानते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कुमार सर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, याद रखें। तो ये हुई रिलेशन की बात, अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको, मेरे बच्चे आगे आइए। याद है आपको, मैंने आपको जब मोशन पढ़ाया था, लीनियर मोशन, तो उस मोशन में आपको 3 समीकरण बताए थे, याद हैं आपको? याद हैं आपको? 3 समीकरण मैंने आपको बताए थे। ठीक है, ओके, बताइए 3 समीकरण याद हैं? 3 समीकरण याद होंगे, 3 बताए थे। एक था बच्चे b बराबर u प्लस एटी, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा मेरे बच्चे, तीसरा कौन सा था? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे बच्चे वहां पर एक चीज थी, ए। कोई बताएगा ए क्या होता था? बी होता था फाइनल वेलोसिटी, आपको याद होगा। ठीक, यू होता था इनिशियल वेलोसिटी, आपको याद होगा। टी टाइम। लेकिन ए क्या था मेरे बच्चे? एसिलरेशन, विशाल बाबू बहुत बढ़िया, एसिलरेशन। वो बेटा वो वाली गति थी जैसे मुझे देख रहा, मैं जमीन पर चल रहा हूं, जमीन पर, ठीक है, या मैं बाइक चला रहा हूं, या मैं कार चला रहा हूं, या मैं साइकिल चला रहा हूं। इसका मतलब है मैं जमीन पर लीनियर मोशन कर रहा हूं। लेकिन मेरे बच्चे जब मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकूं, ऊपर, फिर बॉल ऊपर जाए या बॉल ऊपर से नीचे गिराई जाए, तो वो कौन सी मोशन कर रही है? वो कर रही है सर गुरुत्वाकर्षण वाली। जब बॉल ऊपर फेंकोगे तो धीरे धीरे देखना उसकी गति कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उसे खींच रहा है, पृथ्वी का आकर्षण बल उसे अपनी ओर खींच रहा है। मानते हो?
मानते हो? या बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो जैसे ही वो नीचे आती है उसकी गति बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी उस पर ताकत लगा रहा है, आजा आजा, तो वो जल्दी से आती है, जल्दी से। इसका मतलब है अब जो मोशन आ रही है यह है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। मोशन अंडर, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति इसको बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। ठीक है। और इस गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की अगर मैं आपसे बात करूं मेरे दोस्त, तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति का मतलब है या तो आप किसी, ये जो अर्थ है आपकी, ये जो मेरे बच्चे अर्थ है, ये जो आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी क्या है? अर्थ। ये आपकी अर्थ है, पृथ्वी है। ठीक है। चाहे तो इस अर्थ से आप किसी वस्तु को ऊपर फेंको या किसी वस्तु को नीचे गिराओ, या किसी वस्तु को नीचे गिराओ। ये जो मोशन ऊपर और नीचे, ये जो मोशन ऊपर और नीचे वाली होगी मेरे बच्चे, ये जो मोशन ऊपर और नीचे वाली होगी, ये चारों तरफ अर्थ के ग्रेविटेशन है। ठीक है। ये जो मोशन ऊपर और नीचे वाली होगी, हर तरफ व्यक्ति रह रहे हैं, आपको पता है अर्थ के ऊपर ही तो रह रहे हैं सब लोग। जी सर। तो ये जो मोशन ऊपर और नीचे वाली होगी मेरे बच्चे, यही क्या होगी? यही होगी मोशन अंडर ग्रेविटी। सर जी का रिलेशन नहीं बताए मुकेश तिवारी जी, थोड़ा नींद से बाहर आए आते बच्चे। तो ये कैपिटल जी का रिलेशन नहीं बताया, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन बता रहा था मैं। ये स्मॉल जी नहीं है क्या? ये कैपिटल जी नहीं है क्या? ये आपको दिख रहे होंगे भैया मेरे तिवारी हैं। चलिए, तो मैंने कहा ये जो गति आप देख रहे हैं यही है गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। और इसमें मेरे बच्चे तीन समीकरण, तीन फॉर्मूला जो वहां थे वो यहां भी हैं। फोटो दोनों की सेम है, जैसे वहां थे वैसे यहां है। तीन फॉर्मूला वही वाले यहां पर भी है मेरे बच्चे, तीन फॉर्मूला वही वाले यहां पर भी होते हैं। ठीक है। आपने वहां पर क्या थे, कौन से थे? सेम के सेम है, सेम के सेम। फोटो छाप देना उठा के, फोटो छाप देना, घबराना नहीं है, फोटो छाप देना, घबराना नहीं है। मैंने कहा मेरे बच्चे वहां होता था पहला v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, यहां ए की जगह आता है मेरे बच्चे जी टी, क्योंकि यहां जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा, यहां जो त्वरण होगा वो गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, ये है पहला समीकरण। दूसरा क्या होगा मेरे बच्चे? दूसरा था सर s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहां s दूरी थी, ठीक, लेकिन यहां दूरी नहीं, यहां पर हाइट होगी। हाइट, कितनी हाइट तक बॉल गई, कितनी हाइट से गिराई गई। ठीक, तो यहां s की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? h। बाकी सेम, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की जगह क्या यूज करते हैं यहां पर? सर जी, हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या था मेरे बच्चे? तीसरा, तीसरा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो यहां भी होगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह g, s की जगह h। बात खत्म, बन गए समीकरण, बन गए। सेम है कि नहीं है? सेम है कि नहीं है? बस वहां पर दूरी चलते थे, दूरी। यहां आप हाइट, बॉल फेंकोगे कितनी ऊंचाई तक गई, बॉल गिराई गई तो कितनी ऊंचाई से गिराई गई। ठीक, नाम पहले भी आपको बताए हैं, दोबारा बता देते हैं। वेयर, वेयर, जहां। ठीक है भाई। यू क्या है? यू क्या होता है? यू होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग बोले तो, प्रारंभिक वेग बोले तो इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं मेरे बच्चे। क्या बोलेंगे?
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसे बोला जाता है। ठीक है जी सर। अगला है वी। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। जैसे वहां थे वही चीज यहाँ है मेरे भाई, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसीलिए कहता हूं नए बच्चे हमेशा पुरानी को देख करके ही कोई नए कंसेप्ट पर आए। क्यों? क्योंकि पुराने कंसेप्ट का यूज आगे वालों में होगा तो आप लोग कहेंगे सिर्फ कैसे कैसे, जैसे अभी हो रहा है। अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ठीक। जी क्या है सर? जी वही है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि आप ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहे हो। ठीक। तो आप पर जो त्वरण लगेगा वो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। ठीक। ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन। जी हो गया। और क्या है सर? टी। टी क्या होता है मेरे बच्चे? टी होता है समय, समय यानी कि टाइम, समय बोले तो टाइम। ठीक। और क्या बच रहा है? एच। एच क्या है सर? एच है मेरे बच्चे हाइट, हाइट बोले तो ऊंचाई, ऊंचाई। वहां दूरी होती थी एस या विस्थापन, यहां होता है हाइट, क्योंकि या तो वस्तु ऊंचाई पर फेंकी जाएगी या गिराई जाएगी। ठीक है, गिराई जाएगी। इतनी सी बातें, इतनी सी बातें। तो मेरे बच्चे वहां था u प्लस ए टी, ए की जगह जी आ गया। वहां था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ s की जगह h होता है हाइट और a की जगह g लगा दो, सेम है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ए की जगह जी, एस की जगह पर एच, काम खत्म। एक सी चीज है, फोटोकॉपी है। अब मेरे बच्चे सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्वेश्चन में कि कौन सी चीज प्लस में लेनी है, कौन सी नेगेटिव में, कौन सी प्लस में लेनी है, कौन सी माइनस में। क्योंकि कभी कभी वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी, कभी कभी वस्तु नीचे गिराई जाएगी। क्वेश्चन में आएगा कि कोई वस्तु फेंकी जाती है ऊर्ध्वाधर इतनी वेलोसिटी से ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवार्ड फेंकी जाती है, बताइए कितनी ऊंचाई तक जाएगी। या वस्तु कोई आ रही है जमीन पर टकराती है, इतने वेग से आई, बताइए कितनी ऊंचाई से गिराई गई। तो बच्चे कौन सी चीज पॉजिटिव में लेनी है यू वी एच में, या कौन सी चीज नेगेटिव में लेनी है, ये सबसे बड़ा दिक्कत का विषय है, ये सबसे बड़ा दिक्कत का विषय है। और इस दिक्कत के विषय की वजह से आप आते हुए क्वेश्चन में गलती करोगे, आप आते हुए क्वेश्चन में गलती करोगे। तो मेरे बच्चे हमेशा मैं कहता हूं कि चीजें ली हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे बनी हुई है आपको पता है? ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस इस साइड में प्लस होता है, इस साइड में माइनस होता है। वाई एक्सिस ऊपर क्या होता है? प्लस, नीचे क्या होता है मेरे बच्चे? माइनस। नीचे क्या होता है? माइनस। ऐसे ही होता है जी सर। तो मेरे बच्चे बस इतना सा याद रखना, इतना सा याद रखना, मैं सारे कंफ्यूजन की दवाई दे रहा हूं आपको, सारे कंफ्यूजन की दवाई, सारे टॉनिक की दवाई है ये। बस इसे आपने दिमाग में डाला, आप तुरंत कर दोगे क्वेश्चन को, छपाक से देखते ही कर दोगे मेरे बच्चे, देखते ही। तो देखना, मैंने बीच में एक लाइन खींची, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक, ये लाइन है। इस लाइन से जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी, जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी, ये एरो बता रहा है वस्तु कहां फेंकी जा रही है, ऊपर। ठीक है, ऊपर फेंकते समय यू वी एच क्या लेना है बच्चे? पॉजिटिव। यू वी एच कैसा लेना है मेरे बालक? पॉजिटिव। ठीक है, यू वी एच कैसा लेना होता है? पॉजिटिव। ठीक। अगर वस्तु नीचे गिराई जा रही है, अगर वस्तु किसी पॉइंट से नीचे गिराई जा रही है, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इसे छोड़ दूं, नीचे गिराऊं, तो मेरे बच्चे यू वी एच क्या लेना होता है? नेगेटिव। क्या लेना होता है? नेगेटिव। ठीक। तो यू वी एच, यू की बात हो गई, वी की बात हो गई, एच की बात हो गई, बचे जी और टी, बचे हैं जी और टी। ठीक है, जी और टी, इसे बक्से में कर लो बंद। जब भी कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो यू वी एच पॉजिटिव, जब भी कोई वस्तु नीचे गिराई जाए तो यू वी एच नेगेटिव। और याद कर लेना डबल स्टार लगा के, टी ऑलवेज पॉजिटिव। टी क्या रहेगा? हमेशा कैसा रहेगा टी?
टी ऑलवेज आपको कैसा लेना है मेरे बच्चे, टी ऑलवेज आपको पॉजिटिव लेना है, टी ऑलवेज कैसा लेना है, पॉजिटिव। और साथ में जी ऑलवेज कैसा लेना है, जी ऑलवेज कैसा लेना है आपने, जी ऑलवेज मेरे बच्चे नेगेटिव। जी ऑलवेज आपको कैसा रखना है, जी की वैल्यू हमेशा किस में रखना, माइनस का साइन लगा के रखना, आपके आंसर में प्लस माइनस की दिक्कत नहीं आएगी। ले कभी कभार क्या होता है, एग्जामिनर सेम आंसर रख देता है कि आपका आंसर आया मान लो 20 मीटर, ऑप्शन में प्लस का 20 भी है, ऑप्शन में माइनस का 20 भी है। अब आप खोपड़ी खुजा रहे हो, करूं तो करूं क्या, कौन सा लगाऊं इनमें से, कौन सा, ठीक, आपने लगा दिया प्लस का 20 मीटर, हो सकता है करेक्ट आंसर था माइनस का 20 मीटर। तो मेरे बच्चे कभी प्लस माइनस की दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी प्लस माइनस की दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन कराऊंगा, आप आंखें बंद करते हुए करते चले जाओगे। आंखें बंद से मेरा मतलब है चुटकियां बजाते हुए, आंखें बंद करोगे तो क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा। क्लियर। तो जब भी कोई वस्तु आप ऊपर फेंको, यूवीएच को लो पॉजिटिव में, ठीक, जब भी कोई वस्तु नीचे गिराओ तो यूवीएच को लेना है नेगेटिव में, टी ऑलवेज कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, और मेरे बच्चे स्मॉल जी कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। बताओ इतनी बातें क्लियर हैं, आज जो कुछ हुआ है इतनी बातें क्लियर हैं। कुछ लोग जो नए आए हो मेरे भाई, उनसे बस मेरा यही कहना है कि आप लोग कृपया करके पुरानी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, पुरानी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा मेरे बच्चे, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें लिंकेज होती हैं शुरुआत से। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन करा देंगे, टेंशन मत लो धीरज भाई, प्रैक्टिस भी कराएंगे पूरी इस टॉपिक की, कल इसे खत्म करेंगे, परसों इस पर छोटा सा मॉक यानी कि एक प्रैक्टिस लगाएंगे। क्लियर। तो इतनी बात है, सभी भाइयों को डन है, तो मुलाकात करते हैं कल। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, कल फिर से मिलेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी, जी ऑलवेज नेगेटिव क्यों रखना है विनीता जी, ये मेरे अपने कंसेप्ट हैं, ये मेरा अपना कंसेप्ट है बनाया हुआ, ये फेल नहीं होता। वैसे तो आप दिमाग लगा रहे होगे कि सर वस्तु जब ऊपर फेंकी जाती है तभी तो स्मॉल जी नेगेटिव में रखा जाएगा, तभी तो स्मॉल जी नेगेटिव में होगा, लेकिन वस्तु अगर नीचे गिराई जाए, ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में गिराई जाए, तब तो पॉजिटिव लेना चाहिए सर। तो बच्चे फिर ये चीजें भी बदल जाएंगी, फिर ये यूवीएच का कंसेप्ट भी बदल जाएगा, समझ रहे हो, फिर ये यूवीएच का कंसेप्ट भी बदल जाएगा, फिर आप उसी में खो जाओगे कि कौन सी प्लस में लूं कौन सी नेगेटिव में लूं। इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल फंडा कर दिया कि यूवीएच ऊपर फेंकोगे तो प्लस, नीचे गिराओगे तो माइनस, टी ऑलवेज प्लस, जी ऑलवेज माइनस रखो, कभी प्लस माइनस की दिक्कत में नहीं फंसोगे, कभी प्लस माइनस की दिक्कत में नहीं फंसोगे, ये वादा है, ठीक है। इसीलिए सर स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 रखकर या 10 रखें, बेटा क्वेश्चन में दिया होता है, क्वेश्चन में और अधिकतर 10 दिया होता है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इतनी हार्ड नहीं आती, इस वजह से 10 रखता है एग्जामिनर, 10 ज्यादातर। नहीं भी दिया हो तो आप भी 10 रखें, नहीं भी दिया हो तो 10 रखें, फिर अगर आंसर ना निकले तो 9.8 रखना ही पड़ेगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए सभी शेरों को नमस्कार, जय हिंद जय भारत।